गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आप सभी का पुनः श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन कक्षाओं में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग स्वतंत्रता के ऊपर बात कर रहे थे। स्वतंत्रता की परिभाषा, अर्थ, सकारात्मक नकारात्मक पक्ष, लॉस्की और टी एच ग्रीन के विचार, ये हमने पिछले वीडियो व्याख्यानों में समझने की कोशिश की है। आज जिस बिंदु के ऊपर हम बात करेंगे वो है स्वतंत्रता के विविध रूप या स्वतंत्रता के कितने प्रकार हमें देखने को मिलते हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने स्वतंत्रता के कुछ प्रचलित प्रकार या रूप यहाँ पर अंकित किए हैं, जिसमें सबसे पहला है प्राकृतिक स्वतंत्रता। अब प्राकृतिक स्वतंत्रता की धारणा के अनुसार व्यक्ति क्योंकि स्वतंत्र पैदा होता है, स्वतंत्र जन्म लेता है, किंतु जब वो समाज में आता है तो समाज के अथवा राज्य के कई सारे बंधनों के अंतर्गत उसे अपना जीवन यापन करना पड़ता है। इसी बात को रूसो ने इंगित करते हुए कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र वह बंधनों से बंधा हुआ है। रूसो का ये फेमस वाक्य था, एक काफ़ी प्रसिद्ध स्टेटमेंट है जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने लिखा था। इसका आशय यही है कि प्राकृतिक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि मनुष्य को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और समाज अथवा राज्य के द्वारा उस पर किसी भी तरह का निर्बंधन लागू नहीं किया जाना चाहिए। संविधावादी विचारक यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जितने विचारक हुए हैं, उनका ये मत है कि राज्य की उत्पत्ति के पूर्व व्यक्तियों को इसी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त थी। संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वाधीनता की घोषणा और फ्रांस की राज्य क्रांति में इसी प्रकार की स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया गया था। प्राकृतिक स्वतंत्रता की इस अवधारणा के अनुसार स्वतंत्रता प्रकृति प्रदत्त और निरपेक्ष होती है, अर्थात समाज या राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को किसी भी प्रकार से सीमित या प्रतिबंधित नहीं कर सकते। परंतु प्राकृतिक स्वतंत्रता की इस अवधारणा को स्वीकार करना निश्चित रूप से हानिकारक हो सकता है और ये एक भ्रमात्मक भी है। प्राकृतिक स्वतंत्रता की स्थिति में का जो स्वाभाविक परिणाम है वो मत्स्य न्याय की अवस्था होगी। यदि हर व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार व्यवहार करने या कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी तो निश्चित रूप से समाज का टिकना या व्यक्ति का समाज के रूप में संगठित रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति का जीवन असुरक्षित हो जाएगा और वास्तविक अर्थों में देखा जाए तो किसी की भी स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह सकेगी। इसी को हम मत्स्य न्याय की अवस्था कहते हैं। व्यवहार में अगर देखा जाए तो प्राकृतिक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि केवल शक्तिशाली व्यक्तियों की स्वतंत्रता, क्योंकि जो व्यक्ति शक्तिशाली होगा, जिससे पूरे समाज में यदि प्राकृतिक स्वतंत्रता की अवधारणा को स्वीकार कर लिया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार व्यवहार करने की अनुमति होगी या वो ऐसा कर सकेगा। तो ऐसी स्थिति में जो शक्तिशाली व्यक्ति है वो अपनी मनमानी करेंगे और निर्बलों का जीवन यापन करना मुश्किल हो जाएगा। उनकी संपत्ति और उनके स्वयं की सुरक्षा निश्चित रूप से खतरे में पड़ जाएगी। निर्बलों का कोई जीवन नहीं होगा। अतः सामूहिक हित में स्वतंत्रता को सीमित करना नितांत आवश्यक है। अगली जो स्वतंत्रता का प्रकार है वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जिसके बारे में हम आजकल काफ़ी चर्चा और परिचर्चा और विभिन्न संवैधानिक मामलों में न्यायालय के द्वारा इस स्वतंत्रता की रक्षा का प्रयास अक्सर किया जाता है। मौलिक अधिकारों के रूप में भी हमें दुनिया के कमोवेश प्रत्येक लोकतांत्रिक राष्ट्र में के संविधान में हमें ये मौलिक अधिकारों के रूप में देखने को मिलते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को उन कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए जिनका संबंध केवल उसके ही अस्तित्व से हो। इस प्रकार के व्यक्तिगत कार्यों में भोजन, वस्त्र, धर्म और पारिवारिक जीवन को सम्मिलित किया जा सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थकों के अनुसार इनसे संबंधित कार्यों में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए।
व्यक्तिवादी और कुछ सीमा तक बहुलवादी विचारकों ने इस स्वतंत्रता का प्रबल समर्थन किया है। मिल ने भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए कहा है कि मनुष्य मानव समाज को केवल आत्मरक्षा के उद्देश्य से ही किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का अधिकार हो सकता है। अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर, मस्तिष्क और आत्मा पर प्रत्येक व्यक्ति संप्रभु है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से इस अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है कि व्यक्तिगत क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। इसमें संदेह नहीं है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का आदर किया जाना चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में सामाजिक जीवन इतना जटिल है कि कहाँ तक व्यक्तिगत क्षेत्र है और कहाँ से सामाजिक और राजकीय क्षेत्र शुरू होता है, इसका स्पष्ट रूप से सीमा निर्धारण या सीमांकन करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता कि किन कार्यों को या किस क्षेत्र को आप व्यक्तिगत माने और किन कार्यों को आप सार्वजनिक प्रकृति का माने। तो ये काफ़ी विवाद वाली स्थिति होती है, किंतु सामान्य रूप से इसको संतुलित करते हुए भी कहा जाता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, शालीनता, व्यवस्था के हित में व्यक्ति के भोजन संबंधी, वस्त्र संबंधी और धार्मिक स्वतंत्रता को, जो कि उसके व्यक्तिगत क्षेत्र में आते हैं, को भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। समाजवादी विचारधारा का तो आधार ही यह है कि व्यक्ति के सभी कार्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समाज पर प्रभाव डालते हैं, अतः समाज के पास इन कार्यों को नियमित करने की शक्ति होनी चाहिए। इस प्रकार यद्यपि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के इस विचार को अब मान्यता प्राप्त नहीं रह गई है, तथापि इस विचार में इतनी सत्यता अवश्य है कि जिन कार्यों का संबंध किसी एक व्यक्ति से हो, उसे उस विषय में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। क्योंकि इसका उदाहरण अगर समझें कि हर व्यक्ति को अपना मनपसंद भोजन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु इसके अंतर्गत वह जहर खा ले या मादक पदार्थों का सेवन करे, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। भले ही वो उसका व्यक्तिगत मामला हो, किंतु फिर भी सार्वजनिक संपत्ति हित व्यवस्था के अंतर्गत उसके परिवार की सुरक्षा के संदर्भ में उसको इस तरह की अनुमति नहीं दी जा सकती। तो निश्चित रूप से इसको व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर व्यक्ति को मनमानी करने की छूट देना संभव नहीं है। हाँ, कुछ मामलों में इस तरह की स्वतंत्रता को स्वीकार किया जा सकता है। तीसरी तरह की जो स्वतंत्रता है वो है नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता का अभिप्राय व्यक्ति की उन स्वतंत्रताओं से है जो व्यक्ति समाज या राज्य का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। नागरिक स्वतंत्रता का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर और अधिकार प्रदान करना होता है, अतः स्वभाव से ही यह स्वतंत्रता असीमित और निरंकुश नहीं हो सकती। अब नागरिक स्वतंत्रता के दो प्रकार माने जा सकते हैं: शासन के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति के अन्य समुदायों से स्वतंत्रता। व्यक्ति के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता लिखित या अलिखित संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों के माध्यम से ही या अन्य किसी प्रकार से स्वीकृत की जाती है। नागरिक स्वतंत्रता का दूसरा रूप मनुष्य के वे अधिकार हैं जिन्हें वह राज्य के अन्य समुदायों और मनुष्यों के विरुद्ध प्राप्त करता है। साधारणतया देखा जाए तो नागरिक स्वतंत्रता का स्तर सभी राज्यों में एक सा नहीं होता। रूस के संविधान के द्वारा अपने नागरिकों को कुछ विशेष आर्थिक स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, तो पश्चिमी प्रजातंत्रों के द्वारा अपने नागरिकों को कुछ विशेष नागरिक स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। वस्तुतः जिस राज्य में नागरिक स्वतंत्रता का स्तर जितना अधिक ऊंचा होता है, उसे उतना ही अधिक लोकतांत्रिक और लोक कल्याणकारी राज्य कहा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत काफ़ी सारे अधिकार जो कि मौलिक अधिकार के रूप में प्रकाशित होते हैं, उनमें से अधिकतर जो है व्यक्तिगत क्षेत्र के भी होते हैं और जिन्हें नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी व्यवस्था में असीमित स्वतंत्रता दिए जाना संभव नहीं है। अगला जो प्रकार है स्वतंत्रता का वो है राजनीतिक स्वतंत्रता। अपने राज्य के कार्यों में स्वतंत्रता पूर्वक सक्रिय भाग लेने की स्वतंत्रता को ही राजनीतिक स्वतंत्रता कहा गया है। लास्की कहते हैं कि राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग लेने की शक्ति ही राजनीतिक स्वतंत्रता है। लिकॉक राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ संवैधानिक स्वतंत्रता से लेते हैं, जिसका विस्तार से अर्थ है कि जनता अपने शासक
को अपनी इच्छा अनुसार चुन सके और चुने जाने के बाद भी ये शासक उसके प्रति उत्तरदायी हो। अब राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति को क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं? मतदान देने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, उचित योग्यता होने पर सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार, सरकार के कार्यों को आलोचना करने का अधिकार। और अन्य अधिकार से स्पष्ट है कि राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक प्रजातांत्रिक देश में ही संभव हो सकती है। अब राजनीतिक स्वतंत्रता के अभाव में नागरिक स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं रह जाता, क्योंकि राजनीतिक स्वतंत्रताओं के उपभोग से ही समाज का निर्माण संभव होता है, जिसमें नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा संभव होती है। अगला जो प्रकार है वो है आर्थिक समानता का। तो वर्तमान समय में आर्थिक समान स्वतंत्रता का जो तात्पर्य है व्यक्ति की ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति अपने आर्थिक प्रयत्नों का लाभ स्वयं प्राप्त करने की स्थिति में हो तथा किसी भी प्रकार से उसके श्रम को दूसरे के द्वारा शोषित ना किया जाए। अगर लास्की की इस बारे में धारणा को देखें तो वो कहते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमाने का समुचित सुरक्षा एवं सुविधा प्राप्त हो। व्यक्ति को बेरोजगारी और अपर्याप्तता के निरंतर भय से मुक्त रखा जाना चाहिए, जो कि अन्य किसी भी अपर्याप्तता की अपेक्षा व्यक्तित्व की समस्त शक्ति को बहुत अधिक आघात पहुंचाती है। व्यक्ति को कल की आवश्यकताओं से मुक्त रखा जाना चाहिए। कुछ विचारकों ने आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ उद्योगों में प्रजातंत्र की स्थापना से भी लगाते हैं। उद्योगों में प्रजातंत्र की स्थापना का अर्थ यह है कि एक श्रमिक केवल अपने श्रम को बेचने वाला ही नहीं, वह उत्पादन व्यवस्था का निर्णायक भी हो। कुछ भी हो, उद्योग में प्रजातंत्र की स्थापना श्रमिक वर्ग के हित का साधन ही है और मूल रूप से आर्थिक स्वतंत्रता का तात्पर्य सभी व्यक्तियों की अनिवार्य आवश्यकताओं की संतुष्टि और गंभीर आर्थिक विषमताओं के अंत से ही है। अगला जो प्रकार है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता। जिस तरह से प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार होते हैं, ठीक उसी तरीके से प्रत्येक राष्ट्र के भी स्वतंत्र होने का एक अधिकार होता है, जिसको कि हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता के रूप में जानते और समझते हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के विचार के अनुसार भाषा, धर्म, संस्कृति, नस्ल, ऐतिहासिक परंपरा आदि की एकता पर आधारित राष्ट्र का यह अधिकार है कि वह स्वतंत्र राज्य का निर्माण करे तथा किसी अन्य राज्य के अधीन ना हो और अपने आप में संप्रभु हो। किंतु जिस प्रकार व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे व्यक्तियों के समान स्वतंत्रता से सीमित होती है, उसी प्रकार एक राष्ट्र की स्वतंत्रता भी दूसरे राष्ट्रों की समान स्वतंत्रता से सीमित होती है। और देखा जाए तो संपूर्ण मानव जाति के हित में ऐसा होना लाजमी भी है और आवश्यक भी है। अगली जिस स्वतंत्रता की बात करेंगे हम, वो है नैतिक स्वतंत्रता। व्यक्ति को अन्य सभी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त होने पर भी यदि वह नैतिक दृष्टि से परतंत्र हो तो उसे स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता। नैतिक स्वतंत्रता ही वास्तविक एवं महान स्वतंत्रता है। अब इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति की उस मानसिक स्थिति से है जिसमें वह अनुचित लोभ लालच के बिना अपने सामाजिक जीवन व्यतीत करने की योग्यता रखता हो। काम्टे के विचार अगर देखें तो व्यक्ति की विवेकपूर्ण इच्छा शक्ति ही उसकी वास्तविक स्वतंत्रता है। प्लेटो, अरस्तु, ग्रीन, बोसांग की कांट ने इस बात पर बल दिया है कि नैतिक स्वतंत्रता में ही मनुष्य का विकास संभव है। वैसे तो सभी प्रकार के जीवन और शासन व्यवस्थाओं के लिए नैतिक स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है, किंतु लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए तो नैतिक स्वतंत्रता नितांत आवश्यक ही है। तो इस तरीके से आज हमने इस वीडियो व्याख्यान के माध्यम से स्वतंत्रताओं के प्रकार या उसके रूपों को जानने और समझने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। इस संदर्भ में अगर आपका कोई प्रश्न हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो व्याख्यान में, जिस पे हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से स्वतंत्रताओं का संरक्षण किया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।